नमस्कार। राजस्थान हलचल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हाल ही में निकली हुई राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चर की जो भर्तियां निकली हुई हैं उन पर जो विशेष विशेषज्ञ हैं जिनके मार्गदर्शन की श्रृंखला चल रही है, आज हम यहाँ ये इस पॉडकास्ट में जो भूगोल विषय में स्कूल व्याख्याता की तैयारी कैसे करें, इसके लिए आप सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक ऐसी शख्सियत के साथ में हम उपस्थित हुए हैं जिन्होंने पिछले काफी सालों से लाखों युवाओं का सफल मार्गदर्शन प्रदान किया है। ऐसे आप सबके बीच में आपको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं जो हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित हैं, राजीव जी बगड़िया सर। राजीव जी बगड़िया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत नमस्कार सर। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि एक स्कूल व्याख्याता की कोई अभ्यर्थी तैयारी करे तो प्रभावी रणनीति 5 महीने जो अभी बचे हैं एग्जाम में उनको मद्देनजर रखते हुए क्या हो सर? देखो, अभी स्कूल व्याख्याता की तैयारी के लिए जो टाइम है वो जून में परीक्षा है, तो समय तो देखो आपके पास 5 ही महीने है, बहुत लंबा समय नहीं है। लेकिन 5 महीने में भी आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी करके और इस परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। पद हालांकि कम है लेकिन फिर भी आप सिलेक्टेड यदि मैटर पढ़ें तो 5 महीने में कवर किया जा सकता है। इतना बहुत बड़ा लंबा सिलेबस भी नहीं है, बस आपको थोड़ा तैयारी के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे उसमें और कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। उसके माध्यम से फिर आप इन 5 महीने में भी पूरा सिलेबस रिवाइज करते हुए इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, अमूमन ये देखा जाता है कि अभ्यर्थी जैसे मार्गदर्शन के अभाव में अपनी जो टेबल है उस पर अध्ययन सामग्री का बिल्कुल अंबार लगा लेते हैं, तो सीमित अध्ययन सामग्री ऐसी व्याख्याता के एग्जाम में होना कितना जरूरी है सर? देखो, ये सबसे जरूरी पॉइंट है कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या हमें छोड़ना है। क्योंकि देखो, मटेरियल कुछ सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा मार्केट में ज्यादा भी मिल जाता है, कुछ सब्जेक्ट का ऐसा भी होता है जिनका नहीं मिलता। ज्योग्राफी में मटेरियल आपको मार्केट में काफी सारी किताबें मिल भी जाती हैं। जी जी। तो किताबों की कोई कमी नहीं है, किताबें ऑलरेडी बहुत सारी हैं। अब एक ही चीज के लिए कैंडिडेट बहुत सारी किताबें रख लेता है, सभी से नहीं पढ़ा जा सकता। एक ही किताब से कोई आप एक पर्टिकुलर जो भी उस सिलेबस का आपका हिस्सा है उसको एक ही किताब से तैयार करेंगे तो वो उसके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। तो उसमें से भी आपको सारा मैटर नहीं पढ़ना होता है, आपको ये देखना चाहिए कि पीछे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को आधार बनाते हुए हमें उसमें से सिलेक्टेड मैटर को देखना चाहिए। जी सर। अब यदि अब कोई अभ्यर्थी तैयारी शुरू करना चाहे जिसने पहले कुछ नहीं किया है, तो वो सर अब इतने कम टाइम में कहां से करे और कितना पढ़े, कितना छोड़े, कैसे पढ़े? देखो, ये जो परीक्षा है इसमें सफलता की कोई आप टाइम के साथ में गारंटी नहीं दे सकते कि जिसने 1 साल पढ़ा है उसका ही नंबर आएगा, या जिसने 2 साल पढ़ लिया उसका नंबर पहले आएगा, या जो 6 महीने ही पढ़ा उसका नंबर नहीं आएगा। ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सिलेबस कवर करने में टाइम लगता है, लेकिन जो बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं ये कोई जरूरी नहीं हो गया कि उन्हीं का सिलेक्शन हो गया होगा। जो अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनका नहीं होगा, अब जो पढ़ना शुरू करेंगे उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, इतने समय में भी पढ़ा जा सकता है। उनको थोड़ा अलग तरीका अपनाना होगा क्योंकि अभी देखो टाइम बहुत कम है। इतने कम टाइम में आप अपने पहले सिलेबस को देख लें कि उसमें क्या है। पिछले जो आरपीएससी के पेपर्स हैं एक बार पहले उनको देख लें, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आरपीएससी कोई बहुत ज्यादा गहराई से जाकर अभी तक भूगोल विषय में प्रश्न नहीं पूछ रही है। फिर आप एक सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल लेकर उसको पर्टिकुलर बार बार रिवाइज करते हुए इतने कम टाइम में भी कवर कर सकते हैं। बहुत बड़ा मटेरियल या विस्तार से मटेरियल लेने की अब आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो देखो नया अभी तैयारी शुरू करेंगे उनके लिए जो टेक्स्ट बुक पढ़ने वाला काम है वो थोड़ा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इतने कम टाइम में वो टेक्स्ट बुक को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें किसी भी चैप्टर को पढ़ने में टाइम थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो सिलेक्टेड मैटर उनको कहीं ना कहीं से अपनी व्यवस्था करनी चाहिए और उसमें भी फिर वो शॉर्ट नोट्स बनाकर और उनको कम टाइम में कवर कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। अगला मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं पर हाल ही में वो अपने सिलेबस को, पाठ्यक्रम को पूरा नहीं पढ़ पाए और उनका जो आत्मविश्वास है वो अभी कमजोर हो रहा है कि यार हम कर पाएंगे नहीं पढ़ेंगे, तो सर उनके लिए क्या रणनीति हो इस समय में? हाँ, देखो, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पढ़ रहे तो काफी टाइम से हैं लेकिन अभी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा और उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैंने पूरा भूगोल पढ़ लिया जी। और हालांकि पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद में भी कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता है।
आधा अधूरा पढ़ने के बाद में कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी तो रहती है, ये बात जायज है कि मैंने ये चीजें नहीं पढ़ी है, ये मैं कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। तो देखो, आपने जो कुछ पहले पढ़ा है वो तो आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए। जो चीजें, जो पोर्शन आपके छूटे हुए हैं, उनको आप एक बार सिलेक्टेड मटेरियल से देखकर प्रायोरिटी में उनको ले, क्योंकि जो आपने छोड़ रखा है वो आपको जो याद है वो भी आप उसके चक्कर में कई बार भूल जाते हैं। आपको बार बार ये तनाव रहता है कि मेरा इतना पार्ट बचा हुआ है, इतना पार्ट बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप पहले कवर कर लें, ताकि आपके दिमाग में पहला एक आत्मविश्वास आ जाए कि मैंने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ तो लिया है। उसके बाद में फिर पूरे सिलेबस की हमें रिवीजन की प्रक्रिया है, उसको चालू कर देना चाहिए। तो सबसे पहले आप बचे हुए सिलेबस को पूरा कर लें जल्दी से जल्दी, जितना हो सके। जी सर, अब हमारे बीच में ऐसे भी कई अभ्यर्थी हैं जो इस पाठ्यक्रम है इसको पढ़ तो पूरा लिया है, पर अभी उनमें भी आत्मविश्वास कमजोर है। ऐसा लगता है कि हमें कुछ, वो बार बार क्वेश्चन करते हैं कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा है, तो वो क्या करें सर ऐसे अभ्यर्थी? हाँ, ये भी देखो एक समस्या है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी ये चीज लेकर आते भी हैं मेरे पास पर्सनली भी, कि सिलेबस तो पूरा हो गया, पूरा पढ़ भी लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, भूल रहे हैं, डर लग रहा है, और कम पोस्ट है। ये कई चीजें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, मैं इसकी तैयारी करूं या नहीं करूं, इसको जारी रखूं या कोई दूसरी तैयारी करूं। तो देखो, जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है उनको कहीं भी और किसी भी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। उनको अपनी तैयारी पर ही, इसी पर ही फोकस करना चाहिए। किसी दूसरी ग्रेड या दूसरी भर्ती की तैयारी की तरफ उनको नहीं भागना चाहिए। कॉन्फिडेंस कमी वाली जो बात है वो जरूर हो सकती है, और कॉन्फिडेंस कम देखो जब रिवीजन हम नहीं कर पाते हैं तब कॉन्फिडेंस कम रहता है। अब जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है उनके लिए आगे बचा हुआ टाइम सारा रिवीजन का ही है। रिवीजन कैसे करें? तो इसके लिए जितना टाइम बचा हुआ उसको कुछ आप टुकड़ों में बांटिए, और प्रत्येक खंड को कितना टाइम देना है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि मेरे को इस किताब का इन 2 दिनों में या 3 दिनों में रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद में आप खुद को चेक कीजिए कि मैंने इतना काम, मेरा जो असाइन मैंने खुद को किया था वो मैंने किया है या नहीं किया। तो इसी के तरीके से आप केवल उस सिलेबस को कवर कर पाएंगे। कुछ उसको पार्ट्स में बांट लीजिए, और प्रत्येक हिस्से को जितना वो टाइम कवर करता है उतना टाइम उसको देते हुए बार बार रिवाइज करेंगे। देखो, पहली बार रिवाइज करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, उसी को आप 2-3 दिन बाद में वापस रिवाइज करेंगे तो वो टाइम आधा हो जाएगा। उसको अगली बार रिवाइज करेंगे तो वो टाइम 1/4 हो जाएगा, और अंत में आपकी स्थिति ये हो जाएगी कि जो टॉपिक पढ़ने में आपको 1 घंटा लग रहा था, आपने उसका ज्यादा बार रिवीजन कर लिया है, तो वो टॉपिक आप 5 या 10 मिनट में वापस रिवाइज कर सकते हैं। बार बार रिवीजन करने से ही चीजें आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ सकती है, और इसी से कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास आएगा। जी धन्यवाद सर। अगला बार बार बच्चों के जो क्वेश्चन ये आते हैं कि सर ये जो इतना समय बचा है इसमें हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यदि हम ज्वाइन करें तो उसको किस मोड में करें, साप्ताहिक करें, मासिक करें, या जो भी यूनिट पूरी हो गई उसके हिसाब से करें? देखो, परीक्षा से ठीक पहले जो 4-5 महीने बचे हैं, इनमें टेस्ट सीरीज तो हमें ज्वाइन करनी ही चाहिए। इसी के माध्यम से हम अपनी क्षमताओं को जांच सकते हैं कि हमने जो कुछ पढ़ा उसका हमारा कोई टेस्ट ले तो हमने उसमें कितना स्कोर किया, इन चीजों का हमें पता चले। और जहां तक संभव हो कि अगर हमारे पास व्यवस्था हो तो हमें ऑफलाइन टेस्ट देकर ही देखने चाहिए। ऑनलाइन की तुलना में ऑफलाइन ऐसा मान लीजिए कि ये 10 गुना ज्यादा बेहतर रहता है। अगर हम दूर रहते हैं, हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है उस शहर में, तब तो देखो विकल्प नहीं है, तो हमें ऑनलाइन करना पड़ता है। वरना चूंकि आरपीसी आपका एग्जाम ऑफलाइन लेगी तो आपको ऑफलाइन ही टेस्ट देकर देखना चाहिए। इस तरह किसी टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना चाहिए जो प्रत्येक खंड के अनुसार आपके टेस्ट ले, और फिर खंडों को मिलाकर उनको मेजर टेस्ट के रूप में और फाइनल टेस्ट के रूप में भी ले। साथ ही टेस्ट सीरीज में यह भी हो कि उसमें प्रश्नों का जो समावेश किया गया है वो स्तरीय प्रश्न हो। ऐसे नहीं किसी किताब से उठा के 10-5 क्वेश्चन यहाँ से डाल दिए, 15 यहाँ से डाल दिए, और ये खाना पूर्ति करने वाली टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को देखकर आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये किसी आयोग द्वारा पूछे जाने वाली परीक्षा के प्रश्न से मिलता जुलता है, तब उस टेस्ट सीरीज को देने में मजा है, तो ज्वाइन करनी चाहिए। जी सर। अगला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि जैसे पीवाईक्यू है, पूर्व प्रश्न पत्र है, तो उनको पढ़ें तो उनको किस तरीके से पढ़ें? देखो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में अभ्यर्थियों का मुख्य हथियार वही है। ये तो हमें किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि करनी चाहिए कि आपको टॉपिक वाइज कोई क्वेश्चन आंसर की बुक मिल जाए, तो उसमें से आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं उन टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आपको हल करके देखने चाहिए। जी सर। एक तैयारी अच्छी होती है बच्चों की, पर जैसे जो
परीक्षा हॉल में है, जो समय प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, वहां सब गड़बड़ हो जाता है, तो वहां उनको ये प्रबंधन कैसे करना चाहिए और क्या सावधानियां उनको रखनी चाहिए ताकि उनकी अच्छी तैयारी भी सफलता में परिवर्तित हो जाए? देखो, बहुत अच्छी तैयारी वाले कई अभ्यर्थियों की ये शिकायत पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी रही है कि उनकी तैयारी अच्छी थी और एग्जाम हॉल में उनका वहां पेपर बिगड़ गया। ये मैंने पर्सनली खुद भी देखा है कि जो बच्चे क्लास में बहुत आगे चलते थे, टॉप रहते थे, लास्ट में एग्जाम के दिनों में उन पर इतना दबाव आ जाता है और एग्जाम हॉल में बैठकर उस दबाव को और भी ज्यादा ले लेते हैं और जो कुछ उनको आ रहा होता है वो सारा गलत करके आ जाते हैं। तो हमें पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे तनाव किसी भी चीज का नहीं आना चाहिए। इस बात का हमें तनाव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि मेरा पेपर बिगड़ जाएगा, क्योंकि पेपर देखो आपका कल भी यदि ले लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। आपको बहुत सारे प्रश्न यदि कल भी एग्जाम ले ली जाए तो उसमें से आएंगे। अभी तो आपकी परीक्षा में टाइम पड़ा है, और अगर आप फ्रेश माइंड से एग्जाम देंगे और तनाव के साथ एग्जाम देंगे, दोनों में फर्क इतना है कि तनाव के साथ आप एग्जाम देंगे तो 20 प्रश्न ऐसे जो आपको बिल्कुल अभी आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं और सरल प्रश्न है, लेकिन आप वहां एग्जाम हॉल में उनको गलत करके आ जाओगे। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपने यदि थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया है तो ये तनाव काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि वहां अचानक से तनाव जो हम झेलते हैं उसकी तुलना में एग्जाम हॉल में जब हम टेस्ट सीरीज में बैठकर पेपर दे लेते हैं तो उस चीज को हमें सहन करने की थोड़ी आदत सी पड़ जाती है, और जो चीजें बार बार जिनकी पुनरावृत्ति होती है उनकी तीव्रता थोड़ी फिर वैसे हम देखेंगे तो वो भय की तीव्रता थोड़ी कम हो जाएगी। तो एग्जाम हॉल में उस दिन आपको जो डर लगेगा वो डर यदि आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के कई टेस्ट में बैठ चुके होते हैं तो वो डर आपका आधे से ज्यादा निकल चुका होता है। तो ऐसे में एक कॉन्फिडेंस आपको आ सकता है। दूसरा, इस भय के साथ में नहीं जाना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, आपको ये देखना कि मैं एक सब्जेक्ट का स्कॉलर हूं, एक विद्यार्थी हूं और मेरे को एक क्षमताएं जांचने के लिए एक परीक्षा है, उसमें कुछ प्रश्न आएंगे और उनका मुझे आंसर देके देखना है। तो इसको बहुत ज्यादा सीरियस या ऐसे तनाव में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। परीक्षाओं के लिए गंभीर होना जरूरी है, लेकिन गंभीरता के साथ में तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपका पेपर बिगड़ सकता है। जी धन्यवाद सर। अगला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि सर जो पेपर सेकंड है, जो भूगोल विषय का, इसमें आपसे निवेदन ये रहेगा कि संपूर्ण जो अध्ययन सामग्री है वो आप यूनिट वाइज और जैसे पार्ट वाइज बता, जैसे भौतिक भूगोल है, इसके लिए क्या स्टडी मटेरियल बच्चे पास? देखो, भौतिक भूगोल का जो पाठ्यक्रम है वो हमारे जो भूगोल विषय का प्रश्न पत्र आएगा उसमें काफी कुछ बड़ा हिस्सा कवर करता है। लगभग हम ऐसा मान के चलें कि 130 के आसपास प्रश्न आपको विषय के पूछे जाएंगे, भूगोल विषय के, तो उनमें से 35 के आसपास क्वेश्चन आपको इस भौतिक भूगोल से पूछे जा सकते हैं, जिसके 3 भाग हैं, भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान। जी सर। इन तीनों को हमें पर्याप्त महत्व देना है, क्योंकि ये बड़ी पुस्तक है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी देखो इस किताब को अच्छी तरीके से तैयार भी करते हैं। तो इसमें यदि हम पिछड़ जाते हैं तब ये हमारी परीक्षा में फिर बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। अधिकतर परीक्षार्थियों के बहुत सारे प्रश्न इसमें से सही होते हैं, तो हमें दौड़ में बने रहने के लिए इस किताब से जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनको लगभग को सही करना ही पड़ना होगा, क्योंकि हमें जो सफल अभ्यर्थी और असफल अभ्यर्थियों में डिवाइड करने वाला काम है वो ये बुक नहीं, कुछ अन्य बुक्स भी करती हैं, जिसमें तो लगभग की अच्छी तैयारी होती है, तो सब लगभग बराबर ही जाकर ठहरते हैं। इसके लिए यदि हम परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री के रूप में देखें तो वैसे तो आपके पास में जो भी सामग्री अवेलेबल है उसको आप पढ़ लीजिए, बार बार उसका रिवीजन कीजिए। सविंदर सिंह की पुस्तक इसमें बहुत अच्छी आती है, और 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में जो भूगोल विषय की पुस्तक चलती है, भौतिक भूगोल, वो भौतिक भूगोल आप एनसीईआरटी वाली वो भी पढ़ लें। यदि आपके नोट्स में उसका समावेश है तब तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो आपको एनसीईआरटी की वो बुक पढ़नी चाहिए। उससे काफी क्वेश्चन ऐसे कैसे एज इट इज लैंग्वेज में पुटअप किए जाते हैं। ये पिछले वर्षों में परीक्षाओं के दौरान मैंने देखा है। पढ़ने में भी जैसे सबसे पहले भौतिक भूगोल से शुरुआत करनी चाहिए। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, विजुअल होता है, सब चीजें जो भी हम पढ़ते हैं उनको हम देख सकते हैं, देखी हुई है तो हम उनको विचार करके इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा गहराई से इसको समझ सकते हैं। इसमें रटने की चीजें कम है और समझने की चीजें इसमें ज्यादा है। तो भौतिक भूगोल बेशक ये बड़ा पार्ट कवर करता है। जी सर। अगला मेरा है कि मानव भूगोल और जनसंख्या भूगोल, इसके लिए इस समय को मद्देनजर रखते हुए क्या सीमित संसाधन हो सकते? भूगोल की को एनसीईआरटी की जो क्लास 12 की पुस्तक है जी सर, उसमें मानव भूगोल से संबंधित जो बातें हैं
टॉपिक है वहां दिए गए, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें मानव भूगोल के लिए एस.डी. मौर्य की पुस्तक अच्छी आती है, यदि आप वो पढ़ रहे हैं पहले से तो उसको बार बार आपको रिवाइज करना चाहिए। और यदि आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आपने नोट्स बना रखे हैं, तो उनको बार बार आपको रिवाइज करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा एक जनसंख्या और ह्यूमन डेवलपमेंट, माइग्रेशन, इनको लेकर जो प्रश्न आते हैं, उनमें पिछले कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि जो ताजा रिपोर्ट होती है हाँ वही से आते हैं सर, उनसे उठाकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो नवीनतम जो भी ऐसी रिपोर्ट होती है उनकी बेसिक चीजें आप जरूर पढ़ लें। अगला जो पार्ट है सर, जैसे आर्थिक जो भूगोल है उसके लिए क्या स्टडी मटेरियल? आर्थिक भूगोल में ज्यादातर प्रश्न जो आते हैं वो तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं। जी सर। तो इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो रटने पर आधारित होते हैं। पहले कि हम कुछ पोर्शन की बात करें तो वो तो समझने वाले थे, इसमें रटने के बिंदु भी काफी हैं। और तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी रटने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ सीधे आपको फैक्ट पूछे जाते हैं। हालांकि आर्थिक भूगोल में ऐसे जो फैक्ट पूछे जाते हैं वो ओल्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके होते हैं, वही बार बार पूछे जाते हैं। तो आपने पिछले वर्षों की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया है तो आपके प्रश्न वहां से भी वो सही हो जाते हैं। वरना आपको आर्थिक भूगोल के ये जो भी पॉइंट है ये आपको एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिए गए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगला जो सर थॉट वाला है, जो भौगोलिक चिंतन है, इसके लिए जैसे क्या करे बच्चा? भौगोलिक चिंतन को लेकर थोड़ी बच्चों में ये देखा जाता है कि जो भी अभ्यर्थी उनमें थोड़ी घबराहट रहती है, क्योंकि ये थोड़ी सी चीजें विजुअल नहीं हुई। कोई थिंकर है, उसने क्या मत दिया, उसने कौन सी पुस्तक लिख दी, तो देखो उन्होंने क्या भी सिद्धांत दिए थे, क्या बातें कही थी, वो तो समझने लायक चीजें। और उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, वो थोड़ी तथ्य हो गए, तो वो रटने लायक चीजें। तो हमें पढ़ते समय एक चीज ये जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सी चीज समझने की और कौन सी चीज रटने की है। तो दोनों के लिए हमारी स्टडी की अप्रोच है वो सेम नहीं होनी चाहिए। समझने वाली चीज को हमें कभी भी रटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और रटने वाली चीजों को ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो कोई भी थिंकर है, उसने क्या विचार दिया, क्या बातें कही, उसने कौन से थॉट दिए थे, ये समझने की विषय वस्तु है। तो इनको एक बार थोड़ा सा ढंग से समझ लिया जाए तो इनको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो कंसेप्चुअल चीजें होती है वो आपके दिमाग में स्थायी रहती है। अब यहाँ से कई प्रश्न आते हैं, जैसे पुस्तक का नाम पूछ लिया, हाँ सर, ये किसने लिखी, ये इसके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, ये तथ्यात्मक बातें, ये रटने पर ही आधारित होती है। इनका हमें बार बार रिवीजन करना चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, दीवार पर चिपका लीजिए, बार बार उनको देखिए, क्योंकि आपके ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा आएंगे जो पुस्तकों के लेखक से संबंधित है, किसने लिखी है, किसने लिखी है। तो ऐसी लिस्ट आपको हर कहीं अवेलेबल भी हो जाती है। आप दीवार पर चिपका लीजिए, बार बार उसको पढ़िए, वो नाम आपके किताब के नाम और लेखक का नाम उसके साथ में लगभग एक बंधन हो जाएगा कि आपको। बात कर रहे थे नगरीय भूगोल है, इसमें क्या स्टडी मटेरियल और कैसे तैयार करें? देखो, जो पुस्तक आती है नगरीय भूगोल की, उसमें आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है उनको पढ़ लें। और मुश्किल से मैं समझता हूँ कि नगरीय भूगोल आपके लिए पढ़ना पूरे सिलेबस में एक दिन का काम है। आप एक दिन उसको दे दीजिए और एक दिन आराम से कर सकते हैं, एक दिन में कवर कर सकते हैं। इतना ही उसका सिलेबस आपके इसमें डाला गया है। जैसे अगला जो पार्ट है सर, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, कृषि भूगोल, इसमें जैसे क्या पढ़े वो बच्चा क्या? हाँ देखो, कृषि भूगोल के भी लिमिटेड से टॉपिक आपको दिए गए हैं सिलेबस में, और ये आप आर्थिक भूगोल की जो पुस्तक पढ़ते हैं लगभग उसी में आपको मिल जाते हैं। जैसे उसमें वॉन थ्यूनेन की एक थ्योरी है, उस पर 100% क्वेश्चन आता है। वॉन थ्यूनेन से तो लगभग आते ही रहे हैं और उसमें से कंफर्म आएगा ही, और लगभग प्रश्न भी वही आएगा जो पीछे परीक्षाओं में वही है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप वॉन थ्यूनेन के पीछे आए हुए प्रश्न पढ़ लेंगे तो भी उसमें से आपका कवर हो जाएगा। इन्हें आपको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए अलग से कोई पुस्तक लेने की जरूरत नहीं। अब जो सर राजनीतिक भूगोल है, उसमें जैसे क्या हो अध्ययन सामग्री और कैसे करें उसको? राजनीतिक भूगोल इसमें हम बात करें तो ये थोड़ा सा एक समझने वाली विषय वस्तु है। इसमें कंसेप्चुअल बातें हैं, कुछ एक तथ्य हैं, किताबों के नाम वगैरह वो तो खैर रटने वाली है, बाकी इसमें समझने की बहुत सारी बातें हैं। जैसे मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी है, सक्सेना की पुस्तक आती है, उसमें आपकी समझ अच्छी विकसित होती है। आपके पास राजनीतिक भूगोल के नोट्स हैं तो उनसे भी काम चल जाता है। बहुत लंबा चौड़ा इसका सिलेबस नहीं है, और कुछ जो निश्चित क्वेश्चन है वही बार बार यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। चित्रकला और सांख्यिकी, कार्टोग्राफी और स्टैटिक्स वाला ये जो भाग है, इसमें भी बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। इसमें तो कंफ्यूज क्या है कि इससे तो दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसको तो बहुत सारे कैंडिडेट तो स्किप ही कर जाते हैं। सांख्यिकी वाला तो यार स्टैटिक्स, इसमें गणित की बातें हैं और इसमें मानचित्रकला की बातें यही है। तो ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा ही कंसेप्चुअल है। इसमें रटने के लिए आपके पास कोई भी पॉइंट नहीं है, ये पूरा समझने का। और रटकर इसमें कोई प्रश्न को सही किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो बातें हैं वो काफी ज्यादा वाइड है।
जी सर। रटेंगे तो कितनी चीजों को रटा जाएगा और आपस में मिक्स हो जाएंगे। जैसे एग्जामिनर, क्योंकि इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन आपको बना के देता है, कंडीशन बना के देता है, कोई भी सवाल हो बना के देता है हाँ हाँ खूब पूछने के बाद। जी। तो जैसे ही वो बना के देगा, आपकी रटी हुई बात वहां पर काम नहीं करेगी। नहीं करेगी। वैसे देखा जाए तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, अगर आपने कंसेप्चुअल थोड़ा सा ढंग से उसको समझ लिया है। तो इसमें आपका एक भी गलत नहीं होता है। और ये मैंने देखा है कि जो कैंडिडेट मेरे पास भी जो अच्छी तैयारी करते हैं और इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं, वो इसका प्रश्न कभी भी गलत करके नहीं आते। और उनके पीछे की परीक्षाओं में मैंने देखा है कि पूरे में से पूरे वो सही करके आए, क्योंकि इसमें समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। जी सर। इसके लिए जेपी शर्मा की पुस्तक आती है, देखने में थोड़ी आपको मोटी जरूर लगेगी, लेकिन वो पूरी सिलेबस में नहीं है। आपका जो सिलेबस का पॉइंट है वो उठा के कर दो वहां से। हाँ, जो सिलेबस का पॉइंट आपका उसमें है, वहां से आप उसको देख के कर लो। पीछे प्रश्न कैसे आए हैं उनको भी हमें देख लेना, ताकि हमें पता चल जाए कि इस टॉपिक में से हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि टॉपिक तो बहुत लंबा होता है। जी जी। लेकिन प्रश्न कैसा पुटअप कर रहा है, तो हम उसी तरीके की जानकारी उसमें से अंडरलाइन करेंगे और बार बार उनको रिवीजन करेंगे, तो इसमें से हमें पूरे में से पूरे प्रश्न हमारे सही हो सकते हैं। एक सर जैसे भारत का भूगोल, इसमें क्या अध्ययन सामग्री हो? जैसे भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल दोनों की मैं बात कर लूं तो ये तो देखो, बहुत सारी जो जीके की एग्जाम होती हैं उनमें भी इनका पाठ्यक्रम होता है। और भारत का भूगोल एनसीईआरटी में 11th क्लास में चलता है, वहां से आप कवर कर लीजिए, उसमें से आपके काफी कुछ क्वेश्चन पड़ जाएंगे। कुछ जो भारत के भूगोल के बारे में मानव या आर्थिकी से जुड़ी हुई बातें, वो 12th की एनसीईआरटी, हाँ दोनों में 11वीं में है भारत का। तो वहां से वो क्वेश्चन लगभग पुटअप हो जाते हैं। और भारत के भूगोल में भी जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं, परीक्षा वाणी की भी एक बुक आती है, परीक्षा वाणी अच्छी है सर, ओल्ड क्वेश्चंस दिए हुए, वहां से कवर किए जा सकते हैं। राजस्थान के भूगोल में आप बहुत सारी जीके के एग्जाम में जो ओल्ड क्वेश्चन आए हैं वो पढ़ लें तो भी वो पर्याप्त है। आराम से। पुस्तक देखना चाहिए तो फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी की एचएम सक्सेना की देख बुक आती है, वो प्रेफर की जाती है, क्योंकि पेपर बनाते समय जो एग्जामिनर भी हैं वो अकादमी की पुस्तकों को महत्व देते हैं। जी धन्यवाद सर का।